हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन है, स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद पुनरीक्षण विषय पर। अनुवाद अपने आप में एक तकनीकी विषय है और तकनीकी होने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रासंगिक विषय भी है। अनुवाद अब केवल माध्यम मात्र नहीं है, अब वह एक स्वतंत्र विधा के रूप में, एक अनुशासन के रूप में भी हमारे बीच उपस्थित है। इसीलिए अनुवाद में अब शिक्षण, प्रशिक्षण और यहाँ तक कि शोध आदि के कार्य भी अनेक विश्वविद्यालयों में लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारी विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत अनुवाद व्यवहार व्याकरण का एक हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की एक सशक्त परंपरा थी। यो अनुवाद का भारतीय समाज और संस्कृति से बहुत पुराना रिश्ता है और यह संबंध, यह रिश्ता साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद के रूप में और साहित्येतर रचनाओं के अनुवाद के रूप में भी हमारे सामने आता है। चाहे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हो, चाहे संस्कृत से अन्य हिंदी की बोलियों में अनुवाद हो, ब्रजभाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में, राजस्थानी में, और इसी तरह अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से भारतीय भाषाओं में एक सुदीर्घ परंपरा अनुवाद की रही है। यह एक अलग पक्ष है कि अनुवाद को एक महत्वपूर्ण विषय और विधा के रूप में नहीं देखा जाता था। उसकी उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता को तब हम समझ भी नहीं पाते थे और संभवतः अनुवादकों की लापरवाही से, असावधानी से जो चूक हो जाती थी, जो गलतियां हो जाती थीं, जो त्रुटियां हो जाती थीं, उसके कारण अनुवाद और अनुवादक, पूरा समुदाय ये अपयश का भागी बन जाता था। अनुवादक से जो अपेक्षाएं थीं, जो आशाएं थीं, जो उम्मीदें पाठक वर्ग ने लगाई थीं, वो पूरी नहीं हो पाती थीं। अनेक कारणों से अनुवादक अनुवाद करते हुए अर्थ का अनर्थ कर देता था और इसी कारण न केवल अनुवाद, बल्कि यदि हिंदी में अनुवाद हो रहा है अंग्रेजी से, तो हिंदी भी उस आक्षेप, आरोप का शिकार हो गई। हिंदी कठिन है, हिंदी क्लिष्ट है, हिंदी दुरूह है, बोधगम्य नहीं है, या हिंदी में किए गए अनुवाद पाठक को समझ नहीं आते हैं। उन अनुवादों को पढ़ने के लिए भी पाठक को फिर कोश आदि की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह की तमाम समस्याएं अनुवाद के सामने रही है। लेकिन अनुवाद की महत्ता असंदिग्ध रही है। इसीलिए तो मध्यकाल में भी बहुत बड़ी मात्रा में अनुवाद हुए हैं। वो वैदिक साहित्य के, औपनिषदिक साहित्य के, पौराणिक साहित्य के, संस्कृत की जो कालजयी रचनाएं हैं उनके अनुवाद हुए, पुराणों के अनुवाद हुए, नीति कथाओं के, बहुत सी जो नीति कथाएं हैं उनके अनुवाद हुए। भारत का जो मूल्य परक साहित्य, जिसको वैल्यू लिटरेचर कहते हैं, उसका भी अनुवाद हुआ है। और यहाँ तक के युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इसकी बहुत बड़ी, चिकित्सा शास्त्र, इनकी बहुत सारी ये रचनाओं के अनुवाद होते रहे। शासक, राजा महाराजा दरबार में आश्रित कवियों से अनुवाद कराते थे। सोमनाथ या ग्रंथ की
भाषा देहु बनाए, इस ग्रंथ की भाषा बना दो। भाषा बनाने माने जो भाषा मेरी समझ में आती है, शासक कह रहा उसमें इसका अनुवाद कर दो। ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। और संस्कृत से हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद की इस परंपरा के बाद फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादों की एक परंपरा शुरू हुई। तो अंग्रेजी से जब हम भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषा में अनुवाद करते हैं तो त्रुटियां तुलना में बहुत कम होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि भाषाई दृष्टि से जो प्रकृति है भाषा की, जो व्यवस्था है भाषा की, वो भारोपीय परिवार की व्यवस्था होती है। उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ इनका सामना नहीं करना पड़ता। और जो अनुवाद करते थे, जो कवि लोग अनुवादक बनकर अनुवाद करते थे, उनका उद्देश्य अनुवाद से धनार्जन नहीं था। वो तो या तो स्वांतः सुखाय करते थे या समाज व्यवस्था और राष्ट्रहित में करते थे। इसलिए अनुवादों की ये परंपरा हमें जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इनमें भी दिखाई देती है। पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी दिखाई देती है। और हिंदी के आदिकाल में विद्यापति ने जो कृष्ण काव्य लिखा, उसमें भी हम उस अनुवाद को देख सकते हैं। भक्तिकाल और रीतिकाल में आचार्यों ने जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखे, निरूपण के ग्रंथ लिखे, उनमें भी अनुवाद दिखाई देता है। और यहाँ तक के पूरा भक्ति और नीति साहित्य भी संस्कृत की इन भक्ति और नीति परंपराओं की रचनाओं का अनुकरण करता है, एक तरह से उनसे प्रभावित होता है, उनसे प्रेरित होता है। और बहुत सारे जब हम स्रोत खोजते हैं, श्रृंगार काव्य के स्रोत, भक्ति काव्य के स्रोत, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के स्रोत, तो हमें मिलता है कि कौन से कवि ने किस ग्रंथ का अनुसरण किया, आत्मसात किया, और फिर उसे स्रोत भाषा समझकर लक्ष्य भाषा में, यानी ब्रज भाषा में अधिकांशतः हम देख सकते हैं। लेकिन भारत के दूसरे राज्यों में भी वहाँ की भाषाओं में जो अनुवाद हुए, वो इस बात के साक्षी हैं कि अनुवाद की ये परंपरा एक सुदीर्घ परंपरा के रूप में हमारे पास रही है। और फिर अंग्रेजी से हिंदी में जब अनुवाद हुए तो स्वाभाविक है, अंग्रेजी हमारी न तो मातृभाषा है, न हमारी उस तरह की अपनी भाषा है जिस पर हमें पूर्ण अधिकार हो। तो कभी अवधारणा को समझने में त्रुटि हो गई, कभी व्याकरणिक अबोधता के कारण त्रुटि हो गई, कभी भाषा की प्रकृति या भाषा के मुहावरे या भाषा की उक्तियां, लोकोक्तियां, उनको समझने में कहीं कोई चूक या असावधानी हो गई। और अन्य अनेक कारण तो हैं ही। दोनों भाषाओं की अज्ञानता, विषय वस्तु की अज्ञानता और अत्यधिक कार्य के निष्पादन का दबाव और पैसे के लिए, धनार्जन के लिए अनुवाद करने की वृत्ति, ये तमाम कारण रहे। लेकिन ये बात हमारे सामने आई कि यदि अनुवादक न चाहते हुए भी लापरवाही से, अज्ञानता से, अनाभ्यास से अनुवाद करते हुए उसमें कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां कर देता है, तो उसका निवारण भी होना चाहिए। इसी को पुनरीक्षण अनुवाद में हम कहते हैं। पुनरीक्षण करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो एक प्रकार से जो पुनरीक्षण की क्रिया प्रक्रिया है, वो क्रॉस चेकिंग, इसको हम कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या विज्ञान आदि के अभ्यास आदि के क्षेत्र में, क्योंकि अभ्यास भी बार बार करना पड़ता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और अंग्रेजी में हम कहते ही हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अनुवाद भी एक अभ्यास आधारित अनुशासन है। और अनुवादक जितना अभ्यास करता है
उतना अपने द्वारा किए गए अनुवाद को वो निखारता है, उसे सुंदर बनाता है, उसे सुबोध, सहज, पठनीय बना देता है। और सबसे बड़ी बात है कि मूल की भावना को अक्षुण्ण रखते हुए, ये बड़ी भारी चुनौती है। अनुवादक से ये अपेक्षा की जाती है कि जो स्रोत भाषा की सामग्री है, जो मूल भाषा में अभिव्यक्त रचना है, उसे लक्ष्य भाषा में यानी पाठकीय समुदाय तक बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ छोड़े, यानी अक्षुण्ण रूप में यथारूप अनुवाद करने का प्रयत्न उसे करना चाहिए, क्योंकि पाठक यही चाहता है कि मूल के कथ्य को अखंडित रूप में उस तक पहुंचाया जाए। इसीलिए पुनरीक्षक को अनुवाद के क्षेत्र में तीसरी आंख कहा जाता है, थर्ड आई। और हम जानते हैं कि भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, वो जब खुलता है तो उससे कुछ भी अदृश्य नहीं रहता, कुछ भी छिपा नहीं रहता। तो एक पारदर्शी दृष्टि पुनरीक्षक के पास, एक दोष दर्शन और दोष निवारण की दृष्टि पुनरीक्षक के पास होती है, होनी चाहिए। यही कारण है कि पुनरीक्षक वह सब देख सकता है या देख लेता है, या उससे अपेक्षा है कि उसे देखना चाहिए, जो अनुवादक के दो नेत्र नहीं देख पाए। अनेक बार अनुवादक से कोई त्रुटि, कोई गलती रह भी जाती है जो वो चाहता नहीं है, तो वह पुनरीक्षक की पकड़ में, उसकी दृष्टि में आती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि अनेक उदाहरण विशेष रूप से अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के हमें इस तरह के मिलते हैं। यदि स्रोत भाषा अंग्रेजी है और लक्ष्य भाषा हिंदी है, तो अवधारणा को समझे बिना किए गए अनुवाद में त्रुटियां आती हैं। और यदि लक्ष्य भाषा अंग्रेजी है, स्रोत भाषा हिंदी है, तो लक्ष्य भाषा यानी अंग्रेजी की व्याकरणिक व्यवस्था, उसके व्याकरण के अंग, उन सब की समझ, ये भी एक चुनौती होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यदि एक उदाहरण से बात करें, तो अंग्रेजी में उदाहरण है, द म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई एग्स टू द स्कूल्स। द म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई एग्स टू द स्कूल्स। अब यदि सप्लाई शब्द का मानक और निर्धारित समतुल्य पारिभाषिक हिंदी शब्द देखें, तो वह आपूर्ति है, जो CSTT यानी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ने निर्धारित किया है। और ये हम जानते हैं कि CSTT की शब्दावली का अनुपालन करना हम सब के लिए अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित अवधारणात्मक शब्दों का ही प्रयोग, अनुप्रयोग हमें करना है, और उसकी एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, इसको भी बरकरार रखना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो यदि आपूर्ति शब्द जो आयोग ने बनाया उसके आधार पर अनुवाद करें, तो हम कहेंगे कि नगर पालिका स्कूलों में अंडों की आपूर्ति करेगी। लेकिन यदि आपूर्ति शब्द के स्थान पर हम कोई दूसरा शब्द सरलता के नाम पर, सहजता या बोधगम्यता के नाम पर रखेंगे, तो निश्चित अर्थ का अनर्थ होगा। जिसका उदाहरण है कि अनुवाद किया गया नगर पालिका स्कूलों में अंडे देगी। सप्लाई एक अलग तरह का शब्द है। इसी तरह कहा गया अंडे वितरित करेगी। ये सब एक तरह से अज्ञानता से हुए, अनाभ्यास से हुए या अबोधता से हुए अनुवाद हैं। जितने भी अनुवाद करेंगे हम, वितरित करेगी, आवंटित करेगी, उपलब्ध कराएगी, ये सब गलत अनुवाद होंगे। तो पुनरीक्षक को इन बातों का ध्यान रखना होता है कि यदि कोई अनेकार्थी शब्द है, एकाधिक अर्थ उससे निकल रहे हैं, व्यंजित हो रहे हैं, तो उसे
अनुवाद करते हुए विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर में, वित्त में, वाणिज्य में, बैंक में, बीमा में, प्रशासन में यथासंभव इस अनेकार्थकता से बचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी अन्य अवांछित अर्थ को ग्रहण करेगा तो व्यवस्था के लिए और अनुवादक के लिए कठिनाई की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए वाक्य भी एक अर्थी हो और शब्द भी एक अर्थी हो, अनेकार्थी न हो। पारिभाषिक शब्द का निर्धारित शब्द आपूर्ति है, जैसा अभी मैंने चर्चा भी की। इसलिए सहजता या सरलता अनर्थ की अनुमति कदापि नहीं देते। ये सहजता और सरलता वस्तुतः होती नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा कठिन है, क्लिष्ट है, दुरूह है। भाषा परिचित और अपरिचित होती है। जब प्रयोग में लाते हैं बार बार तो भाषा से परिचय हो जाता है। और किसी भी नई भाषा को यदि हम पढ़ें, सीखें, तो प्रारंभ में हमें लगता है कि वो थोड़ी साधना सापेक्ष है, वो श्रम और साधना की अपेक्षा कर रही है। लेकिन जब हमारा अधिकार हो जाता है, जब हमारी दैनिक चर्या का हिस्सा बन जाती है भाषा, तो फिर वह कठिन या क्लिष्ट प्रतीत नहीं होती। इसलिए अनुवाद करना, यह इसके लिए भी अनुवादक का अपने को तैयार करना, अधिकारी बनाना, पात्र बनाना, अर्हता को पूरा करना, ये अत्यंत आवश्यक है, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है। तो सही अनुवाद वही होगा, नगर पालिका स्कूलों में अंडों की आपूर्ति करेगी, न कि वो सारे अनुवाद अंडे देगी या अंडे उपलब्ध कराएगी नगर पालिका, या अंडे आवंटित करेगी या अंडे वितरित करेगी। ये सारे विषय से बहुत दूर अमानक और दूषित अनुवाद है। इसी तरह फ्री ट्रीटमेंट फॉर आइज, ये सामान्यतः हमने देखा कि बहुत से कैंप लगते हैं, बहुत से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, नर्सिंग होम्स या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा। तो अंग्रेजी की प्रकृति के हिसाब से जो वाक्य होता है उसका अनुवाद हिंदी की प्रकृति से ही होना चाहिए। अंग्रेजी की प्रकृति को, उसी व्यवस्था को हिंदी में यथारूप हम नहीं उतारेंगे तो अनर्थ होगा। इसलिए फ्री ट्रीटमेंट फॉर आइज का हिंदी में अनुवाद मुफ्त आंखों का इलाज नहीं होगा, क्योंकि हम व्याकरण की दृष्टि से जो व्याकरण के अंगों का जब हम बोध करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आदि, कारक चिन्ह आदि, विराम चिन्ह आदि, तो वाक्य विन्यास तो हिंदी की प्रकृति के हिसाब से ही होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये जो मुफ्त है ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। और अंग्रेजी में इलाज के साथ लगा है, फ्री ट्रीटमेंट, न कि आइज के साथ लगा है। लेकिन अनुवादक को यह लगता है कि वाक्य में पहला शब्द फ्री है, तो हिंदी अनुवाद करते हुए भी ये मुफ्त शब्द पहले लगना चाहिए। अगर हम वाक्य बना देंगे मुफ्त इलाज आंखों का, तो फिर ये सहज और सामान्य वाक्य नहीं होगा। इसलिए जब हम वाक्य हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था के हिसाब से बनाते हैं तो हमें बनाना चाहिए आंखों का मुफ्त इलाज या आंखों का निःशुल्क इलाज, आंखों की निःशुल्क चिकित्सा, ऐसा कर सकते हैं। तो अंग्रेजी की संरचना से कटिबद्ध होकर या पूरी तरह आबद्ध होकर चलना, इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये अनुवादक के लिए अज्ञानता का सूचक या द्योतक है कि वह लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचना के लिए भी अंग्रेजी की वाक्य संरचना को आरोपित कर रहा है। इसीलिए I have been directed to say that you have to appear for interview
इस वाक्य का अनुवाद हम अंग्रेजी प्रकृति के आधार पर आज भी लकीर पीटते हुए या मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद करते हुए कर रहे हैं। मुझे यह निदेशक महोदय द्वारा यह कहने का निर्देश हुआ है कि इसकी आवश्यकता अब कम से कम मौलिक हिंदी के लिए नहीं है। यूँ तो धीरे धीरे हम प्रयत्नरत हैं कि हम अनुवाद की इन बैसाखियों को छोड़ दें। 78 वर्ष आज़ादी के हो गए और अभी भी हम अंग्रेजी की प्रयुक्तियों का, अंग्रेजी की शब्द संपदा का, अंग्रेजी के प्रारूपों का, अंग्रेजी के पत्रों का, टिप्पणियों का अनुवाद कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत यह है कि अब हमें मौलिक हिंदी में अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास बनाना चाहिए। यही स्वतंत्र राष्ट्र की अपेक्षा भी है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान विश्व के मंच पर उसकी भाषा से ही होती है और वह भाषा उसी की होनी चाहिए, उधार ली हुई भाषा नहीं होनी चाहिए। अनुदित हिंदी तो सामान्यतः अंग्रेजी से उधार ली हुई हिंदी है। हम उस दृष्टि से भी अंग्रेजी का उपकार इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने अवधारणात्मक शब्दों का गठन किया, उनकी संरचना तैयार की, उनका निर्माण किया और अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने, अभिव्यक्त करने में उस शब्दावली की, उस शब्द संपदा की मदद भी ली। और अभी हम जो काम कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कार्यालयी व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था के क्षेत्र में, शोध आदि के क्षेत्र में, शिक्षा आदि के क्षेत्र में, उन सब में जो लेखन हो रहा है, जो पाठ्यपुस्तकें बन रही हैं, जो शोध आलेख निर्मित हो रहे हैं, उनमें ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन अनुवादक यदि अनुवाद के मर्म को नहीं समझ पाता, उसके निहितार्थ और मूलार्थ को, उसके संप्रेष्य अर्थ को नहीं समझ पाता और अनुवाद करता है, तो निश्चित वह अनुवाद गलत होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। उसको ब्लंडर्स इन ट्रांसलेशन या हाउलर्स इन ट्रांसलेशन कहते हैं। इसलिए पुनरीक्षक का और मूल्यांकक का यह दायित्व होता है कि वह अपनी संपादकीय भूमिका निभाते हुए व्याकरणिक व्यवस्था का ध्यान रखे, विशेष रूप से लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था, इसको विशेष उसको गंभीरता से ध्यान रखते हुए अनुपालन करना चाहिए। ये फ्री शब्द जो है, जिसके लिए मुफ्त या निःशुल्क शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वो कहाँ लगना चाहिए हिंदी के वाक्य में, लक्ष्य भाषा के वाक्य में, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फ्री, निःशुल्क या मुफ्त ये विशेषण है और लक्ष्य भाषा की प्रकृति यह अपेक्षा करती है, यह मांग करती है कि उसे हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था यानी लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था के आधार पर इन व्याकरणिक अंगों का स्थान निर्धारित करना चाहिए। इसलिए अनुवाद होना चाहिए आँखों का मुफ्त इलाज या आँखों का निःशुल्क इलाज, न कि मुफ्त आँखों का इलाज, क्योंकि हम जानते हैं कि आँखें तो ईश्वर ने सबको मुफ्त ही दी हैं। तो कुल मिलाकर मेरा आग्रह और अनुरोध आप सबसे यह है कि पुनरीक्षण भी एक गंभीर दायित्व के निर्वाह की अपेक्षा करता है। हम अनुवादक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अनुवादक को भी पुनरीक्षक की भूमिका निभानी होती है। जिन कार्यालयों में, जिन मंत्रालयों में, जिन बैंकों में, जिन बीमा कंपनियों में या जिन व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम उन कार्यालयों में जहाँ पुनरीक्षक नहीं होता, पुनरीक्षक की नियुक्ति नहीं होती, वहाँ ये उम्मीद की जाती है कि यदि दो अनुवादक हैं तो एक अनुवाद करे और दूसरा उसका पुनरीक्षण कर ले, दूसरा अनुवाद करे तो पहला उसका पुनरीक्षण कर ले। तो स्वाभाविक है कि पुनरीक्षक को एक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, ये एक राष्ट्रीय दायित्व के निर्वाह की जिम्मेदारी है। इसलिए उसे यथासंभव ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो पुनरीक्षण करते हुए भी उदासीनता का परिचय ना दे, लापरवाही का परिचय ना दे, पूर्वाग्रह का परिचय ना दे। वो कुछ भी मानकर न चले, ये मानकर चले
कि अनुवाद में गलती त्रुटि किसी से भी हो सकती है। कोई अनुवादक गलती करना नहीं चाहता, लेकिन अनेक कारणों से यदि कोई त्रुटि गलती रह गई है तो उसको यथासंभव ठीक करने, शुद्ध करने, मानक बनाने की जिम्मेदारी पुनरीक्षक की होती है। इसलिए मित्रों, इन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।